हेलो डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने एग्जामिनेशन की तैयारी में लगे होंगे। तो चलिए आज हम आपके लिए लेके आए हैं 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके बुक का पूरा निचोड़ है। इसमें ऐसे हम आपको इतना अच्छा अच्छा क्वेश्चन देंगे कि जिसको पढ़ने के बाद आपको फिर से बुक पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें चलिए आपका पहला नंबर क्वेश्चन है, इसमें से नगद फसल कौन है। तो नगद फसल आपका क्या है, कपास है। बाकी धान और गेहूँ जो है आपका वो खाद्य फसल है। ठीक है, चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि 1956 की औद्योगिक नीति में भारतीय उद्योग को कितने वर्गों में बांटा गया था। 1956 की जो औद्योगिक नीति आई थी उसमें भारतीय उद्योग को कितने वर्गों में बांटा गया था, तो वो है 3 वर्गों में बांटा गया था। और प्रथम औद्योगिक नीति कब आई थी, तो वो आई थी आपकी 1948 में। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ सूची दिया गया है, आप इसको खुद से भी पढ़ सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र में क्षमता हिस्सों को निजी क्षेत्र के हाथों बेचना क्या कहलाता है। मान के चलिए कि सरकार के हाथ में कोई चीज़ है और उसे वो जब निजी क्षेत्र के हाथ में बेच देती है तो उसे क्या कहा जाता है। जिससे पहले एयर इंडिया था, ठीक है, एयर इंडिया है सो सरकार के हाथ में था और उसे वो बाद में टाटा ग्रुप के पास बेच दी, तो इसे क्या कहा जाएगा, तो इसे कहा जाएगा विनिवेश। क्या कहा जाएगा, विनिवेश करना। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए कि मानव पूंजी निर्माण में बाधा है। अब देखिए मानव जो है वो भी एक तरह का पूंजी है, वो देश के लिए पूंजी है, तो उसमें बाधा क्या है वो आपको पूछा है। तो बाधा है इसमें से सभी, मान के चलिए बढ़ती जनसंख्या भी बाधा है, ब्रेन डेड भी बाधा और शिक्षा का निम्न स्तर भी बाधा है। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए कि ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत कौन कौन से हैं। पारंपरिक स्रोत क्या होता है, जो हम परंपरा से यूज करते आ रहे हैं उसे पारंपरिक स्रोत करते हैं। तो उसमें से आपका है सी, ये दोनों है, वाणिज्यिक स्रोत भी है और गैर वाणिज्यिक स्रोत, ये दोनों के दोनों पारंपरिक स्रोत हैं। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा चर खंडित है। आपको ये पूछा है कि निम्न में से कौन सा चर खंडित है, तो इसका आंसर होगा आपका छात्रों की संख्या चर खंडित है। 7वां नंबर क्वेश्चन है किस अर्थशास्त्री ने कल्याण संबंध परिभाषा प्रस्तुत किया था। कल्याण संबंध परिभाषा किसने प्रस्तुत किया था, तो आपका था एल्फ्रेड मार्शल ने प्रस्तुत किया था। ठीक है, उसके बाद 8वां नंबर क्वेश्चन है कि तथ्यों को उसकी समानता तथा विशेषताओं के आधार पर 3 क्रमबद्ध करने को क्रिया को क्या कहा जाता है, तो इसे आपको कहा जाता है वर्गीकरण करना। ठीक है, उसके बाद 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए एक श्रेष्ठ प्रश्नावली के गुण हैं। जब हम किसी तरह का प्रश्न पूछते हैं तो प्रश्नावली के एक श्रेष्ठ प्रश्नावली का गुण क्या है, तो सरलता, प्रश्नों का उचित क्रम और प्रश्नों की सीमित संख्या। मतलब होगा इसका कि इनमें से सभी। 10वां नंबर क्वेश्चन है किस अर्थशास्त्री के अनुसार अपरीकरण पदों के विचरण का माप है। ये पूछा है कि अपरीकरण पदों के विचरण का माप है, ये किस अर्थशास्त्री के अनुसार है, तो वो है बावले के अनुसार। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए जब निचली और ऊपरी दोनों सीमाओं पर विचार करते हैं तो ऐसे वर्ग को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर आपका होगा कि ऐसे वर्ग को समावेशी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे है थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन आ गया है कि यदि बहुलक बराबर 16 है और समानांतर माध्य x बराबर 20 है तो मध्यिका को ज्ञात कीजिए। तो इसका मध्यिका क्या होगा, तो इसका मध्यिका होगा 18.6 होगा। ठीक है, उसके बाद चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निर्देशांक के प्रकार हैं। आपको यहाँ पे पूछा गया है कि निर्देशांक के प्रकार कौन कौन है, तो निर्देशांक के प्रकार ये चारों के तीनों है, मतलब इसका आंसर होगा इनमें से सभी। वह ग्राफ जो संचयी आवृत्ति वितरण को दर्शाता है, वह ग्राफ को बताना है जो संचयी आवृत्ति वितरण को दर्शाता है। ये सब सारे के सारे टेक्निकल क्वेश्चन है और ये आपको है सो पूछता है, तो इसका होगा आंसर ओ गिव। ठीक है, ओ गिव ऐसे लिखाएगा। ठीक है, उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ स्थापित है। भारतीय स्टैटिक्स संस्थान जो है वो कहाँ स्थापित है, तो वो कोलकाता में स्थापित है। ठीक है, किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। ये किसका कोट है कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, तो ये एडम स्मिथ का कोट है कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। आंकड़ों का चित्रमय प्रदर्शन क्या कहलाता है। आंकड़ों को जब हम चित्र के अनुसार प्रदर्शन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम प्रस्तुतिकरण कहते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है कि किसी वृत्त चार्ट के केंद्र पर कुल कोण कितना होता है, तो 360 डिग्री का कोण होता है। ठीक है, हरित क्रांति से सम्मिलित है। हरित क्रांति आप सभी जान रहे हैं क्या था सो, अब इससे सम्मिलित क्या क्या है, तो हाइब्रिड बीज, कृषि यंत्रीकरण, रासायनिक उर्वरक, ये सभी सम्मिलित हैं। ठीक है,
उसके बाद है 20वां नंबर क्वेश्चन कि फेमा कब लागू हुआ। अब देखिए यहाँ पे फेमा आपको पूछा है, तो फेमा क्या होता है, तो विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम है, जो फॉरेन एक्सचेंज होता है। मान के चलिए कि भारत में कोई आएगा तो यहाँ डॉलर को एक्सचेंज करके है से रुपीज़ में है सो कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। और जब हम अमेरिका जाएंगे तो यहाँ वहाँ जाने के बाद रुपीज़ को है से कन्वर्ट करके डॉलर में किया जाएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, तो फॉरेन एक्सचेंज कहेंगे, ठीक है। तो ये कब लागू हुआ ये पूछा है, तो ये आपका लागू हुआ 1 जून 2000 ईस्वी को, ठीक है। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं फेमा के बारे में कि क्या क्या इसमें दिया गया है, ठीक है। उसके बाद आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की निर्धनता से आय की असमानता एवं वितरण का संबंध है। किस प्रकार की निर्धनता से है, तो इसका आंसर होगा आपका कि सापेक्ष निर्धनता से है, ठीक है। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में आर्थिक सुधारों का प्रारंभ किया गया। भारत में जो आर्थिक सुधार है उसका प्रारंभ कब से किया गया, तो उसका प्रारंभ किया गया 1991 में, जब से यहाँ पे हुआ उदारीकरण, तब से यहाँ का आर्थिक सुधारों का प्रयास किया गया, ठीक है। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन है कि जैविक कृषि एक खाली स्थान कृषि है। जैविक कृषि कैसी कृषि है आपको बताना है, तो ये आपका होगा धारणीय कृषि है, ठीक है। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य किस प्रकार की आधारिक संरचना का अंग है। जो स्वास्थ्य है वो किस प्रकार की आधिकारिक संरचना का अंग है, तो आपका सामाजिक अंग, सामाजिक आधारिक संरचना का अंग है, कहीं ना कहीं वो सामाजिक रूप से देखा जाता है, ठीक है। उसके बाद है सो चलिए हम लोग नेक्स्ट जाते हैं कि 25 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के आर्थिक सुधारों के संबंध में एलपीजी का पूर्ण रूप आप बताइए। अब देखिए एलपीजी का मतलब होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस भी, लेकिन यहाँ पूछा गया कि आर्थिक सुधारों के संबंध में, तब इसका आंसर होगा कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। जैसे होता है ना एलपीजी, इसका मतलब हो गया कि लिबरलाइजेशन, इसका मतलब हो गया प्राइवेटाइजेशन और इसका मतलब हो गया ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। किसी एक सूचक को किसी देश के मानव विकास को नापता है, ठीक है। किसी एक सूचक जो किसी के देश के मानव विकास को नापता है, तो मानव विकास को कौन सा सूचक नापता है आपको बताना है, तो आपका है HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो है सो मानव विकास के सूचकांक को नापता है। प्रति व्यक्ति आय किस देश का अधिक है। आप देखिए अभी यहाँ पे चारों के चारों जो देश दिए गए हैं, इसमें प्रति व्यक्ति आय किसका अधिक है, चीन का अधिक है, ठीक है। आप सभी जान सकते हैं। कौन सा एक नई आर्थिक नीति का एक घटक है। नई आर्थिक नीति का घटक कौन है, तो निजीकरण और उदारीकरण है सो दोनों है सो नई आर्थिक नीति का घटक है अभी, ठीक है, वर्तमान में 1991 से, ठीक है। कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत वर्ष 2011-12 में गरीबी रेखा के नीचे था, आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका होगा लगभग 21.9% जो जनसंख्या थी हमारी वो 2011-12 में गरीबी रेखा के नीचे थी। और वर्तमान में कितनी जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे है, तो वह है 22% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे है, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 ग्रामीण क्षेत्र में 1 वर्ष में दिनों में रोजगार की गारंटी देता है। जो रोजगार अधिनियम है, ग्रामीण रोजगार अधिनियम, जिसको हम लोग बोलते हैं नरेगा। क्या बोलते हैं, नरेगा। नरेगा है सो कितना दिन का गारंटी देता है कि आपको रोजगार मिलेगा, तो वो है 100 दिनों की गारंटी देता है कि 100 दिन आपको है सो 365 दिन में रोजगार मिलेगा। संस्थागत साख का निम्न लाभ है। संस्थागत साख मतलब होता है कि जो भी रजिस्टर्ड है, जो सरकार से रजिस्टर्ड संस्था है, उसके साख से क्या लाभ है हमको मिलता है, तो इसका आंसर होगा कि ब्याज की साख प्रवाह होती है, इसमें कम ब्याज दर रहता है, अधिक सुरक्षित ऋण है सो मिलता है और ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया भी पारदर्शी रहती है, ठीक है। चलिए उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 2000 से 2001 में शिक्षा पर व्यय, कुल सरकारी व्यय का निम्न प्रतिशत था। देखिए 2001 में शिक्षा पर कुल व्यय जो किया गया था वो कितना प्रतिशत था, आपको ये पूछा है क्वेश्चन, तो आपका था 13 से 15%। उसी समय है सो मतलब शिक्षा पर अधिक ही ध्यान दिया गया था। मानव विकास सूचकांक 2016 में भारत का स्थान था। 2016 में से मानव विकास सूचकांक जो होता है HDI, उसमें भारत का केवां स्थान था वो आपको पूछा, तो वो था 131वां स्थान, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर वर्तमान में भारत मानव विकास सूचकांक HDI 2022 में कितना है, तो वो है आपका 134वां। कितने देश इसमें सम्मिलित हैं, तो 193 देश सम्मिलित हैं, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए कि 2011 की जनगणना के अनुसार असंगठित क्षेत्र में नियोजन व्यक्तियों की कुल संख्या
कितनी है? असंगठित क्षेत्र में नियोजन व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है कब? 2011 जनगणना के अनुसार। तो आपका है 38.4 करोड़। ठीक है। उसके बाद अस्फीति के कारण क्या है? देखिए अस्फीति क्या होता है? रिसेशन। मान के चलिए कि अस्फीति है सो बहुत कोई चीज़ महंगा हो जाएगा तो वो भी अस्फीति के अंदर आता है। तो अस्फीति का स्थिति किसको कहेंगे? दशपति की स्थिति आपको कहेंगे बढ़ती कीमतों को। मान के चलिए किसी भी चीज़ का कीमत जब हाई होने लगेगा वो तब हम उसको कहेंगे कि यहाँ अस्फीति हो गया, मतलब रिसेशन आ गया है। उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से एक अस्फीति पर नियंत्रण का एक उपाय है। अस्फीति मतलब रिसेशन पर नियंत्रण का क्या उपाय है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो सरकार के अनावश्यक व्ययों की कटौती, मतलब जो सरकार अनावश्यक खर्च करती है उस पर कटौती यदि किया जाए तो अस्फीति को अच्छा किया जा सकता है, मतलब नियंत्रण किया जा सकता है। निम्न ऊर्जा का गैर परंपरागत साधन है। गैर परंपरागत साधन को यहाँ पे हमको देखना है। तो आपको जो सौर ऊर्जा है वो गैर परंपरागत साधन है। ठीक है। उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन है, खाली स्थान प्रतिशत देश की व्यावसायिक जरूरतों का कोयला से संपन्न होता है। कोयला से कितने व्यावसायिक जरूरतों का संपन्न होता है? कोयला कितना काम देता है? तो वो आपका है 55%। 55% जितने भी उद्योग धंधे चलते हैं, मान के चलिए फैक्ट्री जो भी चलती है, स्टील फैक्ट्री हो गई, प्लास्टिक फैक्ट्री होगी, सारा का सारा 55% जो है से कोयला पर ही निर्भर है। और कौन सा राज्य ऐसे कोयला सबसे ज़्यादा देता है? तो है झारखंड। वैश्विक उष्णता का कारण होता है। वैश्विक उष्णता मतलब होता है जो हमारा धरती पूरा गर्म होते जा रहा है उसका क्या कारण है? तो उसका कारण है आपका ग्रीन हाउस गैस। ठीक है। उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन है, धारणीय आर्थिक विकास को मापा जाता है। धारणीय आर्थिक विकास को किससे मापा जाता है? तो वो है जीडीपी से मापा जाता है। ठीक है। जीडीपी से, एचडीआई से, ये सब से मापा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 41 नंबर क्वेश्चन कि भारत में अस्फीति दर गणना करने का आधार है। भारत में जब रिसेशन होता है तो उसको गणना करने का आधार क्या है? तो आपका है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और थोक मूल्य सूचकांक, दोनों का दोनों है कि लोग कितना खरीद सकते हैं और लोग कितना खरीद रहे हैं उस पर निर्भर करता है। ब्रिटिश शासन के दौरान किसने अंतर्राष्ट्रीय आय का गणना का प्रथम प्रयास किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने प्रथम प्रयास किया था राष्ट्रीय आय को गणना करने का। ठीक है। उसके बाद है सो ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास दादा भाई नौरोजी ने 1867 से 68 के बीच किया था। उसके बाद 43वां नंबर क्वेश्चन है कि 7वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? पूरा पंचवर्षीय योजना कितना चला? 12 चला। उसके बाद पंचवर्षीय योजना का नाम बदलकर क्या लिख दिया गया? नीति आयोग। ठीक है। उसके बाद 7वीं पंचवर्षीय योजना का जो समय काल था वो कब से कब था? आपको क्वेश्चन पूछा है कि समय काल इसका कब से कब था? तो उसका समय काल था 1985 से 90। उसके बाद है 44 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन खाद्यान्न नहीं है? यहाँ पे आपको बताना है कि खाद्यान्न नहीं है। तो गन्ना जो है सो खाद्यान्न नहीं है। विश्व बैंक को किस अन्य नाम से जाना जाता है? आपको यहाँ पे पूछा है कि विश्व बैंक को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो है IBRD नाम से जाना जाता है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक। उसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1990 से 91 में विश्व व्यापार में भारत की हिस्सेदारी थी। 1990-91 में विश्व व्यापार मतलब जो ग्लोबलाइजेशन हुआ था, मतलब पूरा विश्व से जो व्यापार चलता था उसमें भारत की हिस्सेदारी कितनी थी? तो भारत की हिस्सेदारी आपकी 1% थी, ओनली 1%। ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे वो बढ़ने लगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है? अभी है सो फिलहाल में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है आपको बताना है। तो वो आपका शक्तिकांत दास है। ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 48 नंबर, अवमूल्यन का अर्थ क्या है? अवमूल्यन मतलब होता है किसी भी चीज़ का मूल्य का ह्रास हो जाना, मतलब कम हो जाना। तो अवमूल्यन का अर्थ है कि विदेशी मुद्राओं के संदर्भ में एक मुद्रा के अधिक मूल्य को कम करना। मान के चलिए कि अभी है सो रुपीज़ जो है सो 90 क्रॉस कर गया है डॉलर के मुकाबले, और यही है कि मान के चलिए 100 चला जाएगा कि $1 = 100 रुपीज़। तो क्या होगा? तो रुपया का अवमूल्यन होगा। ठीक है। उसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में आवश्यक लाइसेंसिंग वाले उद्योगों की संख्या कितनी है? वर्तमान में लाइसेंसिंग वाले उद्योगों की संख्या कितनी है? तो वो आपका 5 है। ठीक है। उसके बाद आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता कौन थे? ये पूछा आपको क्वेश्चन, आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता कौन थे? तो आप सभी जानते हैं कि एडम स्मिथ थे। तो चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अब यहाँ तक जुड़े रहे। आपका दिन शुभ हो।